हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंड्रोमैन ई लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग एसजीएफ शेड्यूलिंग पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या होता था कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस रेडी क्यू में होते थे और हमें कंपेयर करना होता था जिसका बस टाइम सबसे कम है हम उसको सीपीयू सबसे पहले देंगे। ठीक है, लेकिन एसआरटीएफ शेड्यूलिंग जो कि एसजीएफ शेड्यूलिंग का प्रिमिटिव वर्जन है, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, जैसा मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। नॉन प्रिमिटिव मतलब एक बार सीपीयू के पास प्रोसेस चला गया तो जब तक वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा वो बाहर उसको सीपीयू नहीं कर सकता। पर प्रिमिटिव में क्या होता है कि अगर वो सीपीयू चाहे तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को प्रिम्प्ट कर सकता है एट द टाइम ऑफ रनिंग ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, तो थोड़ा हम जान लेते हैं कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फॉर शेड्यूलिंग है क्या। दिस एल्गोरिथम इज प्रिमिटिव वर्जन ऑफ एसजीएफ शेड्यूलिंग। हम लोग कह सकते हैं ये प्रिमिटिव वर्जन है एसजीएफ शेड्यूलिंग का, जिसमें पर्टिकुलर प्रोसेस को सीपीयू जब चाहे बाहर कर सकता है एक सर्टेन क्राइटेरिया को लेकर के। इन द एसआरटीएफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस कैन बी स्टॉप्ड आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, एट द अराइवल ऑफ एवरी प्रोसेस द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर शेड्यूल द प्रोसेस विद द लीस्ट रिमेनिंग बस्ट टाइम अमॉन्ग द लिस्ट ऑफ द अवेलेबल प्रोसेसेस एंड द रनिंग प्रोसेस। मतलब क्या है, इसको हम लोग एक इजी लैंग्वेज में समझते हैं, जो हम लोग पोस्ट ऑफिस का एग्जांपल अभी तक लेते आए कि पोस्ट ऑफिस में नंबर ऑफ कस्टमर गए काम करवाने के लिए अपना, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो अब इनमें इन सारे प्रोसेस में जिसका बस टाइम सबसे कम है, मतलब जिनका काम सबसे कम समय में हो सकता है, मान लीजिए एक बंदा वहां पे गया और उसका काम मतलब 15 मिनट में हो सकता है। ठीक है, 15 मिनट में काम उसका होना है। तो 15 मिनट जब वो अपना काम करा रहा होगा तो 15 मिनट में जब उसका 5 मिनट काम क्लर्क ने करके दिया तो उसका टाइम कितना बचा? 10 टाइम बचा। अब उसके पीछे जो बंदा लगा हुआ था उसका काम मान लीजिए कि 9 मिनट में हो सकता था। ठीक है ना, अब 9 मिनट में अगर उसका काम हो सकता था तो इसका काम बचा हुआ कितना है? 10। तो इसका जो बस टाइम है वो अब ज्यादा है। तो हम क्या, क्लर्क क्या करेगा, उस जो पर्टिकुलर 15 मिनट वाला कस्टमर है उसको हटा करके बोलेगा तुम थोड़ी देर बाद आना, और जिसका कम टाइम बचा हुआ है या फिर किसी जिसका कम टाइम है, 9 मिनट है या 9 सेकेंड है, उसका काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, वंस ऑल द प्रोसेसेस आर अवेलेबल इन द रेडी क्यू, एक बार सारे प्रोसेसेस रेडी क्यू में आ जाएंगे तो प्रिम्पशन नहीं हुआ करेगा। ये चीज अभी आपको एग्जांपल में समझ में आ जाएगी अच्छे से। द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस इज सेव्ड इन द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक व्हेन द प्रोसेस इज रिमूव्ड फ्रॉम द एग्जीक्यूशन एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज शेड्यूल। क्या कह रहा है, इसको फिर से हम लोग वही पोस्ट ऑफिस वाला एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 15 मिनट में एक बंदे का काम होना था, 5 मिनट उसका काम हुआ और 10 मिनट बचा। ठीक है, और उसी टाइम देखा क्लर्क ने कि जो पीछे वाला बंदा है उसका काम 9 सेकंड में हो सकता है, तो और इसका कितना बचा हुआ है? 10 मिनट बचा हुआ है या 10 सेकंड बचा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेगा, जो पर्टिकुलर 10 मिनट वाले बंदे का जो पूरा डेटा है वो एक पीसीबी में स्टोर कर देगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर कर देगा। और जब पर्टिकुलर दूसरे वाले बंदे का काम वो कर देगा, और तब वो ऐसा थोड़ी ना फिर से 15 मिनट से स्टार्ट करेगा काम, नहीं, उसका जो 10 मिनट काम बचा हुआ है वो 10 मिनट का काम करके एग्जीक्यूट करेगा। इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग स्टोर रख देते हैं पीसीबी के अंदर। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन में आते हैं, और इसमें हम लोग एक एक चीज क्लियर करते हैं। थ्रू एसआरटीएफ शेड्यूलिंग evaluate the average turnaround time and average waiting time. In this example there are 5 jobs: P1, P2, P3, P4, P5, P6। अब इसका हमें निकालना है टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। अराइवल टाइम दिया है, बस टाइम दिया है, और कंप्लीशन टाइम निकाल करके हमें टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर की तरह हम लोग फिर से हम लोग हेल्प ले लेते हैं गैंट चार्ट की। ठीक है, और हमें ये जानना जरूरी है कि चाहे वो एसडीएफ हो चाहे वो एसआरटीएफ हो, बस टाइप में कंपैरिजन तभी होगा जब वो पर्टिकुलर रेडी क्यू के अंदर आ चुके होंगे प्रोसेसेस। जब प्रोसेस ही नहीं होंगे, जब पोस्ट ऑफिस में कस्टमर ही नहीं है, तो हम कंपैरिजन किसके करेंगे, किसका टाइम ज्यादा है किसका कम है कि नहीं। तो बिना देखे सुने हमें क्या करना है, सबसे पहले जिसका अराइवल टाइम है उसको गैंट चार्ट में ले आना है। तो जिसका अराइवल टाइम 0 है, किसका 0 है? प्रोसेस 1 का। प्रोसेस 1 का अराइवल टाइम है 0, प्रोसेस 1 को हम लोग गैंट चार्ट में ले आए। अब हमें क्या करेंगे, अब हम थोड़ी थोड़ी देर में चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं जो आगे वाले प्रोसेस है उनका बस टाइम इससे कम तो नहीं है। तो हमने P1 को 1 सेकंड चलाया। जब हमने P1 को 1 सेकंड चलाया तो इसका बस टाइम 8 था, अब इसका बस टाइम कितना हो गया? 7 बचा, 7 इसको एग्जीक्यूट होना है। और देखा 0 से लेके 1 के बीच में 1 पे जो हमारा प्रोसेस 2 है वो आ गया है।
अराइव हो चुका है, 1 पे प्रोसेस 2 अराइव हो चुका है, और जिसका बस टाइम कितना है 4, ठीक है। और हमारा P1 का बस टाइम कितना बचा है 7। तो जो हमारा P2 है उसका जो बस टाइम 4 है वो P1 के बस टाइम 7 से कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विचिंग हो जाएगी, मतलब P1 का काम बाद में होगा, अब आ जाएगा P2 जी, ठीक है, क्योंकि P2 का बस टाइम कम है। अब P2 भी क्या करेंगे हम लोग, 1 सेकंड तक एग्जीक्यूट करेंगे। P2 को जब हमने 1 सेकंड एग्जीक्यूट करा, मतलब 2 तक एग्जीक्यूट करा, तो हमने यहाँ पे देखा कि 2 पर P3 भी आ गया है, 2 पर P3 भी आ गया है। तो हमने देखा P1 का बस टाइम 7 है, P2 1 सेकंड एग्जीक्यूट हुआ है जिसका बस टाइम अब 3 बचा है, ठीक है ना, और P3 का बस टाइम जो है वो 2 है। तो P3 का बस टाइम इन तीनों से सबसे कम है, P3 का बस टाइम इन तीनों से सबसे कम है। तो अब क्या करेंगे, P2 भी से भी कंटेक्ट स्विचिंग हो जाएगी 1 सेकंड एग्जीक्यूट होने के बाद, और P3 आ जाएगा, ठीक है, P3 आ गया। अब देख रहे हैं हम P1 का जो बस टाइम बचा है 7, क्योंकि 1 सेकंड एग्जीक्यूट हो चुका है। P2 का भी बस टाइम बचा है 3, क्योंकि 1 सेकंड एग्जीक्यूट हो चुका है। और जो P3 आया है उसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 सेकंड एग्जीक्यूट करेंगे। तो P3 को 1 सेकंड जब हमने एग्जीक्यूट किया 4 तक, तो 4 पे हम लोग देखेंगे कि एक प्रोसेस और भी आ गया है, सॉरी, P3 को हम लोग 3 तक एग्जीक्यूट करेंगे, 2 से 3 तक एग्जीक्यूट करेंगे। जब हमने 3 पे देखा तो 3 पे जो हमारा चौथा प्रोसेस है वो भी आ गया है, 3 पे हमारा चौथा प्रोसेस P4 भी आ गया है। अब हम फिर कंपेयर करेंगे, P1 का बचा है 7, P2 का बचा है 3, P3 का बचा है 1, क्योंकि P3 अभी हमने 1 ही एग्जीक्यूट कराया था, और P4 का भी बस टाइम कितना है 1। तो जब दो पर्टिकुलर प्रोसेस के बस टाइम सेम हो तो हम लोग कंटेंट स्विचिंग नहीं करते हैं और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कंटेंट स्विचिंग हमने नहीं करी है, क्योंकि P2 और P3 और P4 का पर्टिकुलर जो हमारा बस टाइम था वो 1-1 था। तो P2 से P3 चला था, और P3 को फिर से हमने 1 सेकंड चला दिया P4 तक, क्योंकि P4 और P3 का बस टाइम सेम था। जैसे ही हमने P4 तक P3 को चलाया 4 तक, हमारा जो P3 है वो एग्जीक्यूट हो गया पूरा। अब हमारा P3 यहाँ पर नहीं बचा हुआ है, आप देख रहे होंगे P3 पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। बचा अब 4 तक कौन कौन से प्रोसेस आ चुके हैं, 4 तक हमारा P5 भी आ गया है, 4 तक हमारा P5 भी आ गया है, जिसमें से P3 जो हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हमें देखना है किसका बस टाइम कम है। P1 का 7 है, P2 का 3 है, P3 पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, P4 का 1 है, और P5 का 3 है, ठीक है। तो सबसे कम यहाँ पर किसका बचा, सबसे कम यहाँ पर P4 का ही बस टाइम है 1। तो P4 का बस टाइम 1 है, 1 सेकंड हमने इसको चलाया और हमारा P4 जो है वो एग्जीक्यूट पूरा पूरा हो गया, ठीक है। P3 और P4 ध्यान रखिएगा एग्जीक्यूट हो चुके हैं पूरे पूरे, ये बाहर निकल चुके हैं। अब हमने देखा P4 P5 तक, जो P4 था वो 5 में एग्जीक्यूट हुआ है। 5 के अराइवल टाइम तक कितने प्रोसेस आ चुके हैं, 5 के अराइवल टाइम तक सारे प्रोसेस आ चुके हैं। देखिए 6 प्रोसेस भी आ गया है, दैट मीन्स, जी हाँ, अब आप देख रहे हैं कि 5 अराइवल टाइम तक जितने भी प्रोसेस थे सारे प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर अराइव हो चुके हैं। जैसे ही हमारे सारे प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर अराइव हो चुके होंगे, अब हमें कुछ रिमेनिंग टाइम 1 सेकंड बाद ये सब चेक करने की जरूरत नहीं। जैसे हम लोग एसजीएफ शेड्यूलिंग सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन कि जिसका बस टाइम कम है हम उसको एग्जीक्यूट करा रहे थे, उसी तरीके से हम काम करना स्टार्ट कर देंगे जैसे ही हमारे सारे प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू के अंदर आ जाएंगे। तो 5 तक सारे आ चुके हैं, ठीक है, 5 तक सारे हमारे पर्टिकुलर प्रोसेस आ चुके हैं। अब हम चेक करेंगे कि P1 का बस टाइम कितना बचा है, 7 बचा हुआ है। P2 का बस टाइम 3 बचा हुआ है, 3 और 4 एग्जीक्यूट हो चुके हैं। 5 का बस टाइम 3 बचा हुआ है, और 6 का बस टाइम 2 बचा हुआ है, ठीक है। तो 8 इसका बस टाइम था, 7 बचा है, इसका 3 दूसरा और दूसरे प्रोसेस और पांचवें प्रोसेस के जो पर्टिकुलर बस टाइम है वो 3-3 है, और 6 का बस टाइम 2 बचा हुआ है। तो सबसे कम बस टाइम किसका है, 6 का। तो 5 में P6 आया और 2 सेकंड बाद 7 में एग्जीक्यूट होकर के चला गया, ठीक है। तो P6 भी हमारा पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब कौन कौन से बचे हैं, P1 बचा है, P2 बचा है, और P5 बचा हुआ है, जिसमें P1 का बस टाइम 7 है, P2 का 3 है, और P5 का 3 है, ठीक है। जब दो पर्टिकुलर प्रोसेसेस के बस टाइम सेम होते हैं तब हम क्या करते हैं, उनके अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग उसको सीपीयू दे देते हैं। तो अराइव कौन सबसे पहले हुआ है, इसका भी 3, P2 का भी 3 है बस टाइम, और P5 का भी 3 है बस टाइम। तो अराइव सबसे पहले हुआ है आपका P2, तो P2 को हम लोग सबसे पहले सीपीयू दे देंगे। तो P2 जो है 7 पे आया और 10 में एग्जीक्यूट होकर के चला गया 3 सेकंड बाद,
ठीक है। अब बचे कौन, P1 बचा और P5 बचा। P1 का बस टाइम कितना है 7 और P5 का बस टाइम कितना है 3। तो P5 का जो बस टाइम है वो P1 से कम है, तो P5 एग्जीक्यूट होगा, 10 पे आया और 13 पे एग्जीक्यूट होकर के चला गया। अब रिमेनिंग कितना बचा, सिर्फ एक प्रोसेस बचा है P1 जो जिसका बस टाइम है 7, 13 पे आया और 20 में एग्जीक्यूट होकर के चला गया। इस तरीके से हम लोगों ने गैंट चार्ट तैयार कर लिया। अब इस गैंट चार्ट के बेस पे हम लोग अपना कंप्लीशन टाइम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले P1 देखते हैं, P1 कब कंप्लीट हुआ है, P1 20 पे कंप्लीट हुआ है, ये देख लीजिए। तो हमने 20 एंट्री फिल कर ली। जो हमारा P2 है कब कंप्लीट हुआ है, P2 देख लीजिए गैंट चार्ट में कब कंप्लीट हुआ है, 10 पे कंप्लीट हुआ है, तो हम लोगों ने 10 लिख लिया। P3 कब कंप्लीट हुआ है, जो आपका P3 है वो अब कंप्लीट हुआ है 4 पे, तो हमने 4 कंप्लीशन टाइम लिख लिया। P4 कब कंप्लीट हुआ है, P4 कंप्लीट हुआ है 5 पे, तो हमने 5 कंप्लीशन टाइम लिख लिया। P5 कब कंप्लीट हुआ है, P5 देख लीजिए ये यहाँ पर, ये कंप्लीट हुआ है 13 पे, तो हमने 13 लिख लिया। P6 कब कंप्लीट हुआ है, P6 कंप्लीट हुआ है, कहाँ गया ये, P6 कंप्लीट हुआ है 7 पे, तो हमने 7 लिख लिया। इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीशन टाइम निकाल लिया सारे प्रोसेसेस का। अब इसके बेस पे हम लोग टर्न अराउंड टाइम निकाल लेंगे। टर्न अराउंड टाइम के लिए आप लोगों को फॉर्मूला पता हुआ है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 20 माइनस 0 20, 10 माइनस 1 9, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2, 13 माइनस 4 9, 7 माइनस 5 2। इस तरीके से हम लोगों ने टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया। हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए हमेशा, क्या होता है टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला, ठीक है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम हमारा है 20, बस टाइम है हमारा 8, 20 माइनस 8 12, 9 माइनस 4 5, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 1, 9 माइनस 3 6, 2 माइनस 2 0। इस तरीके से हम लोगों ने वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालने के बाद हमें क्या करना है, दोनों का एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के बाद के लिए हमें क्या करना है, हमें जितने भी टर्न अराउंड टाइम दिए गए सारे प्रोसेस सबका सम करना है और उसको डिवाइड बाई 6 कर देना है, मतलब जितने प्रोसेसेस दिए गए हैं उनसे नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देना है। तो 7.33 आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। और एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए करना, जितने वेटिंग टाइम दिए गए हैं सबको सम कर लेना है, जिनका सम आएगा 24 और उसको आपको 6 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने SRTF के लिए शॉर्ट टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के लिए अपना एक टर्न अराउंड टाइम एवरेज और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना सीख लिया। आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन और वो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका स्क्रीनशॉट आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको एक मैसेज रिवर्ट कर दूंगा। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बाय बिलो सब्सक्राइब लिंक ऑन यूट्यूब। थैंक यू।